तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान में जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान ने दुनिया को बता दिया था कि उसका मुकाबला इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के बावजूद उसके परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसका परमाणु कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। तो आज मैं बात करूंगा ईरान और इज़राइल की जंग की अपडेट को लेकर। इसके साथ साथ मैं आपको आगे एक बेहद शानदार और इज़राइल की अपडेट के बारे में वीडियो दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको इस जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, इज़राइल और ईरान के बीच जंग अब ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को ख़त्म करा दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये अब जंग रुक चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान भी अब इज़राइल पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा। उसका ये कहना है कि इज़राइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी दगा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सारी सच्चाई, पूरी डिटेल और सारी हकीकत उस देखने को मिलेगी और आपको जानने को मिलेगा आगे इस वार के अंदर क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ, उसका प्रमाण न सिर्फ CNN की यह रिपोर्ट दे रही है, बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे चला तो हम फिर से हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो चुका होता तो वो दोबारा शुरू कैसे करता। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो कई मोर्चों पर दिख रही है। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसराइल को सीधे चेतावनी दी कि युद्ध विराम का उल्लंघन मत करो, अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। ट्रंप इस वक्त इसराइल से नाराज हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है दोस्तों कि दुनिया भर में इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। आज इस बड़े कार्यक्रम में दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आने वाले दिन इसराइल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं लोगों में, ईरान के लोगों में किस तरह की बेतहाशा खुशी है। हालांकि एक हकीकत है दोस्तों कि इस जंग में उसके कम से कम 900 लोग मारे गए थे। हां, उन्होंने अमेरिका और इसराइल को जवाब भी दिया है, मगर 900 लोग मारे भी गए हैं। देखिए ईरान की सड़कों पर कैसे जश्न मन रहा है, देखा जाए। ما مثل اسرائیلی‌ها نیستیم که تا صدای ما می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आप देख सकते हैं लोग बाकायदा कार रैलीज निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ईरान के लोगों में खुशी का जो उन्माद है, खुशी की जो हद है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लोग किस कदर खुश हैं, बाकायदा कार रैलीज निकाली जा रही हैं और इसमें डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके तमाम वैज्ञानिक भी इस वक्त सड़कों पर हैं, वो वैज्ञानिक जिनके बारे में इसराइल ने कहा था कि हमले में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, मगर वो लोगों के बीच उतरे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां अब से करीब 40 घंटे पहले लोगों के बीच उतरे थे, जब लोग जश्न मना रहे थे। यह जश्न कई कारणों की वजह से है। सबसे बड़ा कारण कि अकेले ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करता रहा। दूसरी बात, उसका परमाणु कार्यक्रम उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और यह खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। यह खुद एक अमेरिकी गुप्त रिपोर्ट है जिसे व्हाइट हाउस भी स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात, ईरान ने मन मुताबिक इसराइल के शहरों पर प्रहार किया। न सिर्फ अमेरिका में कतर के बेस पर हमला किया, बल्कि यह भी खबरें आ रही हैं कि बहरीन और दक्षिणी इराक में भी अमेरिकी सैनिक बेसिस पर हमले हुए हैं। हालांकि उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरह से कतर पर प्रतीकात्मक हमला हुआ, सिंबॉलिकल हमला हुआ, उसमें ईरान ने कम से कम अपनी जनता के लिए यह संदेश दे दिया कि हमने नतांज, इस्फहान और फोर्दो, इन 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है। इसीलिए दोस्तों कारों पर इस तरह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो एक तरफ ईरान जीत का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और वो भी जनता के सामने। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि दोनों ही पक्षों में, दोनों ही तरफ जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ। जहां तक ईरान की बात थी, ईरान कहीं ज्यादा पारदर्शी था और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी आयरनी है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। ईरान लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है। इसराइल एक लोकतांत्रिक मुल्क होने का, लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है। बावजूद उसके इसराइल में कितने मारे गए इसको लेकर एक काला पर्दा डला रहा।
यही नहीं, लगातार विदेशी रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने में दिक्कतें आईं। लगातार इस्राएल उन लोगों को रोक रहा था, परेशान कर रहा था। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां उसके सामने आने वाली हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जर्मनी के एक पत्रकार की आवाज। वो बता रही हैं कि किस तरह से तेल अवीव में रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हम जहां पर भी जाते थे इस्राएली पुलिस हमें परेशान करती थी, हमें रिपोर्टिंग नहीं करने देती थी। और रिपोर्टर्स जो वहां से आ रहे हैं, जो पहले इस्राएल के समर्थक हुआ करते थे, अब वो लोग नाराज हो गए हैं। सुनिए जर्मनी की इस रिपोर्टर को। और यह बात इसलिए अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे मामले में कुछ गिने चुने देश थे जो इस्राएल के साथ थे, जिसमें एक जर्मनी था। जर्मनी के चांसलर लगातार इस्राएल के पक्ष में बयान देते रहे। वैसे तो बयान अमेरिका भी दे रहा था, मगर अब अमेरिका का मोह भंग हो गया है। ट्रंप ने एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है इस्राएल के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, सुनिए जर्मनी की यह पत्रकार जो बता रही है कि इस्राएल के अंदर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल था। Hi, I'm Sophie. I'm a correspondent for German TV ARD covering Israel, the West Bank, and Gaza. And I want to talk a little bit about the challenges we're facing here as journalists at the moment. So, of course, there is a security concern, Iranian missile attacks. So whenever we go out and film, we think about where the closest shelter is. Then there are restrictions, military censorship. And according to these rules, we are only allowed to film and report if civilian targets were hit, residential buildings, for example. But if military or strategic targets were hit, we are not allowed to film and report unless we get the approval of the censor. The military censor says that's because that's sensitive information that Iran is not supposed to get. But the problem is that that can create the impression that only civilian and no military targets are being aimed at and hit. And with regards to Gaza, the problem is that we've been barred by Israel from entering Gaza independently since October 7, 2023, when Hamas attacked Israel. We also can't enter from Egypt, and that's why we work with local Palestinian journalists on the ground who help us and risk their lives doing so. If you want to know more about the challenges covering Iran, then follow my colleague Katarina Willing. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईरान इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी हो सकता था, तो इस्राएल क्यों नहीं? यह भी एक हकीकत है कि ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट बंदी हो गई थी। बमुश्किल 3% इंटरनेट चल रहा था। क्यों? क्योंकि इस्राएल का मकसद था सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत की घाट उतार देना, और उन्हें बचाने के लिए वहां पर इंटरनेट बंदी कर दी गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि दुनिया जाने हकीकत क्या है। उल्टा, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको CNN की रिपोर्ट दिखाई थी। CNN के संवाददाता तेहरान पहुंचते हैं जहां लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और मैंने कहा था यह बहादुरी की बात है, क्योंकि यहां पर नारे लग रहे थे डेथ टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका को मौत दो। बावजूद उसके CNN यहां उतरता है और रिपोर्टिंग करता है। और दूसरी तरफ आपने सुना जर्मनी के पत्रकार के साथ क्या क्या नहीं किया गया। अल जजीरा को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया। कई पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्हें रिपोर्टिंग के बीच में से उठा लिया गया। यह सब अमेरिका कर रहा था। मगर अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, पूरे एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने जानकारी पेश करूं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, किस तरह से दुनिया में इस्राएल अलग थलग पड़ने वाला है, किस तरह से आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से आम इस्राएली नागरिक के लिए दूसरे देशों में जाना मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, तेजी से बढ़ती अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति, यानी कि बहुत तेजी से इस्राएल अंतरराष्ट्रीय तौर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है, और उसके लिए आपको मेरे इन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। इस्राएल अब इतिहास की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति से जूझ रहा है। पहले गाजा जंग और अब ईरान के साथ टकराव ने इसे और बढ़ा दिया है। इसके कुछ बड़े संकेत ये हैं, और ये संकेत क्या क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। पहला संकेत, 300 से ज्यादा इस्राएली रिसर्चर्स को शैक्षणिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। दूसरा, कई सहयोगी देशों ने हथियारों की बिक्री रोक दी है। तीसरा, विदेशी एयरलाइंस ने तेल अवीव के बेन गुआरिन एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी हैं। सांस्कृतिक और अकादमिक साझेदारियों को रद्द किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, और यह दिक्कत आ रही है अंतरराष्ट्रीय तौर पर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। इस पर गौर किया जाए दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं, जिससे विदेशी निवेश भी घटा है। सही सुना आपने दोस्तों। अब आप सोचिए, एक देश का नेता है और उसके पूर्व रक्षा मंत्री, दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? ऐसा होता है इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ, इंटरनेशनल माफिया के खिलाफ। मगर ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। और बात वहां नहीं रुकती, इससे जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा बिंदु कि सेना और इस्राएली अर्थव्यवस्था पर दबाव। जंग की थकान अब साफ दिख रही है।
रिजर्व सैनिक ड्यूटी पर आने से इनकार कर रहे हैं। यह स्थिति ईरान के टकराव से पहले ही शुरू हो गई थी। इससे मैन पावर की कमी हो रही है। आर्थिक असर भी गहरा है। रिजर्व बुलावे की वजह से परिवार और बिजनेस दोनों दबाव में हैं। कई लोगों के वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटे घटे हैं, शादियां टूट रही हैं और प्रोडक्टिविटी हर सेक्टर में गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और यहां पर है तीसरा कारण, रणनीतिक कमजोरी। हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के साथी खत्म होते जा रहे हैं। कहने को इस वक्त जर्मनी उसके साथ खड़ा है, मगर आपने गौर किया होगा ब्रिटेन जैसे ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले होते हैं, चाहे ब्रिटेन हो, वहां के विदेश मंत्री या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां को फोन करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इसराइल के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। इसीलिए मेरा तीसरा बिंदु है रणनीतिक कमजोरी, और उसके एक एक बिंदु पर गौर किया जाए। इसराइल अपनी जंग के मुख्य लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है। ईरान की लीडरशिप जैसी की तैसी है, उसका मिसाइल प्रोग्राम जारी है और यूरेनियम एनरिचमेंट भी रुका नहीं है। ईरान ने जवाबी हमले कर इस्राएली एयर डिफेंस को भेद दिया है, जिससे शहरों को भारी नुकसान और मौतें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इसराइल से इतने नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ने वाला है। यानी कि अगर अमेरिका और इसराइल का मोहभंग हो गया, जो बहुत मुश्किल बात हुई, तो यकीन मानिए ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी कठिनाई लेकर आने वाला है। और ट्रंप के इस बयान को कई मायनों में समझना पड़ेगा। सबसे पहला, सार्वजनिक तौर पर फटकार। ट्रंप ने एक बार नहीं, आधे दर्जन बार इसराइल की आलोचना की। तो मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। ट्रंप ने खुलकर इसराइल की सीज फायर तोड़ने की आलोचना की। इसराइल ने बम बरसाए, मैं उनसे खुश नहीं हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी आलोचना की, चेतावनी दी, डोंट ड्रॉप दीज बॉम्ब्स। अगर तुमने गिराए तो यह सीज फायर का बड़ा उल्लंघन होगा। इससे इसराइल की सैन्य आजादी पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उनका हर मुद्दा इस हाथ ले उस हाथ दे है, यानी कि लेन देन का रिश्ता। गौर फरमाएं, ट्रंप का गुस्सा बताता है कि अब अमेरिकी समर्थन बिना शर्त नहीं रहेगा। जैसे वो जेलेंस्की से भी यूक्रेन के लिए मदद के बदले आर्थिक फायदे की उम्मीद कर रहे थे। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, अगर मैं ना होता तो इसराइल बड़ी मुसीबत में होता। यानी समर्थन अब उनके मूड और फायदे पर टिका है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, ईरान के अंदर जश्न मन रहा है और इजराइल जो है घुटनों पर आ चुका है। इजराइल जो है अब अकेला पड़ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको उम्मीद करता हूं कि जानकारी मिली होगी इजराइल और ईरान और अमेरिका को लेकर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।